हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं बेंचोमीटर। तो बेंचोमीटर एक फ्लो मेजरमेंट डिवाइस है। इसके थ्रू हम डिस्चार्ज मेजर करते हैं फ्लोइंग फ्लूइड का। किसी भी सर्कुलर पाइप में अगर फ्लूइड फ्लो हो रहा होता है तो हम डिस्चार्ज मेजर करते हैं बाय यूजिंग बेंचोमीटर। सबसे पहले हम देखते हैं डिज़ाइन क्राइटेरिया बेंचोमीटर का, किस टाइप का बेंचोमीटर दिखता है। तो ये हो गई हमारी पाइप, सर्कुलर पाइप, और उस पाइप के बीच में हम इतनी डिस्टेंस में लगा देते हैं बेंचोमीटर, और यहाँ से फिर पाइप स्टार्ट हो जाती है। बेंचोमीटर का ये पार्ट, कोई भी लेंथ ले लेते हैं L1, ये है बेंचोमीटर का कन्वर्जिंग सेक्शन। ये पार्ट बेंचोमीटर का, दिस इज द डाइवर्जिंग सेक्शन। और कन्वर्जिंग सेक्शन और डाइवर्जिंग सेक्शन के बीच जो मिनिमम डाया है, हम इस एरिया को कहते हैं थ्रोट ऑफ बेंचोमीटर। ड्यूरिंग कन्वर्जिंग सेक्शन हम देख सकते हैं कि डाया जो है बेंचोमीटर का वो घट रहा है, यानी फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो बढ़ेगी। और ये जो एंगल होता है, जिस एंगल से हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइंड रहता है कन्वर्जिंग सेक्शन की लाइन, वो होता है 21 डिग्री। और ये एंगल होता है, दिस एंगल इज बिटवीन 5 डिग्री टू 7 डिग्री। कन्वर्जिंग सेक्शन में हमारी वेलोसिटी बढ़ती है, प्रेशर घटता है। बट इन आवर डाइवर्जिंग सेक्शन द वेलोसिटी इज बीइंग डिक्रीज्ड और प्रेशर हमारा बढ़ता है। क्योंकि प्रेशर हमारा बढ़ रहा है और वेलोसिटी घट रही है, और यदि हमने अपनी वेलोसिटी को अचानक से या कुछ ही डिस्टेंस में ज़्यादा घटाना शुरू कर दिया तो फ्लो सेपरेशन हो सकता है। अगर फ्लोइंग फ्लूइड ऐसे फ्लो कर रहा है और इस L2 लेंथ, डाइवर्जिंग सेक्शन की लेंथ को हमने कम कर दिया, तो फ्लो में बी गेट सेपरेटेड, यानी कि जो सबसे ऊपर वाली फ्लोइंग फ्लूइड की लेयर है वो डाइवर्जिंग सेक्शन की पाइप जो है उससे टच नहीं करेगी, जिस कारण से फ्लो सेपरेशन हो जाएगा और हमारा जो फ्लूइड है उसको आगे फ्लो करने में प्रॉब्लम आएगी। दैट्स वाई आवर L2 इज ग्रेटर देन L1, सो दैट अब जो है हमारा प्रेशर जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, यानी कि वेलोसिटी धीरे धीरे घटेगी। और अगर वेलोसिटी धीरे धीरे घटेगी तो फ्लो सेपरेशन होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम हो जाएगी। और इन कन्वर्जिंग सेक्शन the velocity is increased, so there is no chance of being flow separation. This the minimum diameter, this is known as throat, and in throat, as the diameter is minimum, so the velocity will be maximum and the pressure will be minimum. P at throat minimum. लेकिन ये थ्रोट डाया भी हम अपने ही मन से कितना भी कम नहीं कर सकते। इसकी भी एक वैल्यू है, दैट दो रो ऑफ थ्रोट, P ऑफ थ्रोट, इट मीन्स प्रेशर एट थ्रोट शुड बी ग्रेटर देन P ऑफ वेपर। मीन्स वेपर प्रेशर से ज़्यादा होना चाहिए थ्रोट पे प्रेशर, अदरवाइज वहाँ पे जो फ्लोइंग लिक्विड है हमारा वो वेपोराइज हो जाएगा और कैविटेशन की फिनोमिना हो सकती है। अदरवाइज कैविटेशन में अगर इफ P throat is not greater than P vapor of the flowing fluid, then there is the possibility of cavitation. इसलिए इस D2 की भी एक लिमिट है। नाउ
जैसा कि पहले बता ही दिया कि L2 इज ग्रेटर देन L1 बिकॉज देर इज द एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट del P upon del X is greater than 0, so there is the possibility of flow separation। इसलिए जो है एंगल है डाइवर्जिंग सेक्शन का वो 5 to 7 डिग्री लेते हैं, ज़्यादा बड़ा एंगल नहीं लेते, अदरवाइज प्रेशर जो है वो अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और वेलोसिटी कम हो जाने के कारण फ्लो सेपरेशन हो जाएगा। इसलिए हम अपना डिफरेंशियल मैनोमीटर जो है वो बेंच कन्वर्जिंग सेक्शन के जस्ट स्टार्टिंग से लेकर थ्रोट तक लगाते हैं ताकि हम एग्जैक्ट रीडिंग पा सकें। हमारा जो D2 डाया है, इट मीन डाया ऑफ थ्रोट इज 1/3 to 1/2 of D1। दिस इज द डाया ऑफ D1 मीन्स डाया ऑफ पाइप। D2 is the dia of throat। Throat is of cylindrical shape। This is the area, cross-sectional area, or this is the portion, this portion belongs to pipe, this portion belongs to pipe, this is our converging section, this is our throat, and this is our diverging section। now अब हमने अपने inclined वेंचुरीमीटर में, this is our inclined वेंचुरीमीटर which is inclined at some angle from the horizontal, डिफरेंशियल मैनोमीटर फिट कर दिया है from the starting of our converging section to the throat। This is our manometer liquid, and this is the liquid which is flowing in pipe। ये मैंने एक लेयर ले ली है फ्लोइंग फ्लूइड की, ब्लू कलर से डिनोट हो रहा है ये लिक्विड। तो ये हमारा लिक्विड है, ये लिक्विड पूरा यहाँ से यहाँ तक, और ये हमारा लिक्विड है जो कि फ्लो कर रहा है, और ये रेड कलर से जो लिक्विड है ये मैनोमेट्रिक लिक्विड है। इसकी डेंसिटी हम लेंगे रो ऑफ फ्लूइड, एंड दिस विल बी इट्स डेंसिटी विल बी रो ऑफ मैनोमीटर लिक्विड। नाउ we are taking a reference level as the point 1 and 2 are at different height from the reference level, so हम reference level से point 1 की height लेते हैं Z1। similarly reference level से point 2 की height है Z2। X is our मैनोमेट्रिक डिफ्लेक्शन। मैनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन हुआ है ये हमारा x है। तो हम सबसे पहले प्रेशर डिफरेंस निकालते हैं बिटवीन पॉइंट 1 एंड 2। तो इसके लिए हम पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक मूव करेंगे। पहले हम पॉइंट 1 से मैनोमीटर की ओर आएंगे, फिर यहाँ तक नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे और पॉइंट 2 का प्रेशर मिलेगा, और उससे हम डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पा सकते हैं। तो अब हम निकालते हैं प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2। सो एट द पॉइंट 1 द प्रेशर इज P1। नाउ नीचे जाने से हमारा जो प्रेशर है वो बढ़ता है। सो लेट्स टेक कि हम पॉइंट 1 से यहां तक आ रहे हैं नीचे, हम इसको ले लेते हैं, लेट्स टेक इट
द डिस्टेंस z। तो यहाँ पॉइंट 1 का प्रेशर है P1 प्लस, क्योंकि हम नीचे आ रहे हैं हमें यहाँ तक का प्रेशर मिल जाएगा अगर हम इसमें रो ऑफ फ्लूइड, फ्लोइंग फ्लूइड, क्योंकि यहाँ पे फ्लोइंग फ्लूइड भरा हुआ है, इंटू जी इंटू दिस हाइट टू दिस पॉइंट z प्लस। अब यहाँ से हम इस लाइन के पैरेलल तक नीचे आते हैं। फिर फ्लूइड कौन सा भरा हुआ है? फ्लोइंग फ्लूइड। ये हमारा फ्लोइंग फ्लूइड है, रो एफ इंटू जी, और ये डिस्टेंस है हमारी बाई प्लस। अब हम यहाँ तक आते हैं, फिर से फ्लूइड कौन सा भरा हुआ है? फ्लोइंग फ्लूइड, रो एफ इंटू जी, एंड दिस डिस्टेंस इज एक्स। अब हमें इस पॉइंट तक का प्रेशर मिल गया है। ये पॉइंट और ये पॉइंट एक दूसरे के जस्ट पैरेलल हैं, यानी इन्हें एक हॉरिजॉन्टल लाइन से जोड़ा जा सकता है, और दोनों के बीच सेम फ्लूइड फ्लो हो रहा है, दैट इज द मैनोमेट्रिक लिक्विड। इट मीन्स हमें जो प्रेशर यहाँ का है वही प्रेशर यहाँ का हो जाएगा, यानी ये जो प्रेशर की वैल्यू है वो यहाँ की प्रेशर हो गया पूरा। अब हमें पॉइंट 2 तक जाने के लिए फिर ऊपर जाना पड़ेगा, तो यहाँ का प्रेशर मिल गया है, अब इससे ऊपर जाना है तो माइनस होगा, माइनस, यहाँ जो माइनस होना चाहिए वो मैंने यहाँ लिख दिया है, माइनस रो ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड, क्योंकि यहाँ पे रेड कलर से मैनोमेट्रिक फ्लूइड भरा हुआ है, इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू दिस डिस्टेंस x। नाउ this distance is z, this distance is y, so total distance will be z plus y, and the same fluid is there, so minus rho of flowing fluid है यहाँ पे, into g into y plus z। अब हम इस पॉइंट पे पहुंच गए हैं, अभी भी हमें पॉइंट 2 तक जाने के लिए फिर ऊपर जाना पड़ेगा, यानी कि माइनस, फिर यहाँ पे फ्लूइड कौन सा भरा हुआ है? मैनोमेट्रिक फ्लूइड, फ्लोइंग फ्लूइड भरा हुआ है यहाँ पे, रो ऑफ एफ फ्लोइंग फ्लूइड इंटू जी, और ये हाइट क्या है? दिस इज Z2 माइनस Z1, Z2 माइनस Z1, और ये पूरा प्रेशर किसके बराबर होगा? P2 के बराबर। इस पूरी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं P1 प्लस रो एफ जी जेड प्लस रो एफ जी वाई प्लस रो एफ जी एक्स माइनस रो एम जी एक्स माइनस रो एफ जी वाई माइनस रो एफ जी जेड माइनस रो एफ जी जेड टू प्लस रो एफ जी Z1 इक्वल टू P2। ये Z1 और Z2 ये डाटम से हाइट है of both point 1 and 2, and the Z is this height. The difference between point 1 and the vertical distance between the point 1 और जहाँ से हमारा डिफरेंशियल मैनोमीटर लगना शुरू हुआ है, उन दोनों के बीच की हाइट है जो वो है Z। Now from this equation rho f gz will be cancelled, rho f gy will be cancelled, so the equation becomes P1 plus, यहाँ से gx कॉमन ले लेते हैं, gx rho f माइनस rho m
यहाँ से हम रो एफ जी कॉमन ले लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा माइनस रो एफ जी कॉमन ले लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा Z2 माइनस Z1, और ये आ जाएगा P2 के बराबर। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं P1 अपान रो जी प्लस Z1 माइनस P2 अपान रो जी प्लस Z2 इक्वल टू x रो एम अपान रो एफ माइनस 1। Now, by applying Bernoulli equation between this point 1 and this point 2, हमें पता है बर्नौली इक्वेशन P1 अपान रो एफ जी प्लस V1 स्क्वायर अपान 2G प्लस Z1 by neglecting the friction loss P2 अपान रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपान 2G प्लस Z2। यहाँ से हमारा आएगा P1 अपान रो एफ जी प्लस Z1 माइनस P2 अपान रो एफ जी प्लस Z2, और ये बराबर होगा V2 स्क्वायर अपान 2G माइनस V1 स्क्वायर अपान 2G। अब by इक्वेशन 2 and this इक्वेशन 1, अब दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट करते हैं। सो बाय इक्वेटिंग equation 1 and 2, we came to the conclusion that V2 square upon 2G minus V1 square upon 2G equal to x rho m upon rho f minus 1। We know that x rho m upon rho f minus 1 is equal to the h, and this h is venturimeter head or piezometric head difference. This x is manometric deflection, rho m is the density of manometric liquid, and rho f is the density of flowing liquid, जो लिक्विड पाइप में फ्लो हो रहा है। Now we know that by the mass balance that m in equal to m out. Here the density is same, it means we can write it density of the flowing fluid
is same at point 1 and 2, the density of flowing fluid I am talking about. So it can be A1 V1 equal to A2 V2. Now from this equation, V1 is equal to A2 V2 upon A1, and we know that V2 square minus V1 square upon 2G is equal to H. So V2 square minus V1 square equal to 2GH. Putting the value of V1 from here into this equation, V2 square minus A2 square V2 square A1 square equal to 2GH. Here V2 square A1 square minus A2 square equal to A1 square 2GH. यहाँ से हम V2 निकाल सकते हैं बराबर A1 अंडर रूट 2GH पान अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर. So Q means discharge is equal to A2 V2, that will become A2 into A1 under root 2GH A1 square minus A2 square. This is our discharge through venturimeter in no friction or no loss condition. Where A1 is the area of cross section of pipe, A2 area of cross section of throat, H venturimeter head. Now if the friction is considered, then CD, the coefficient of discharge, will come in role, and CD is equal to Q actual upon Q theoretical. Means when there is no friction, then it will be known as Q theoretical, where CD is equal to H minus HL upon H. Here H is venturimeter head and HL is head loss due to friction between inlet of converging section and throat. So this case Q actual will become under root H minus HL upon H into Q theoretical. Q actual is equal to CD Q theoretical. This is coefficient of discharge, and CD value in venturimeter is 0.98. Now
formula we get Q is equal to A1 A2 under root 2GH A1 square minus A2 square. This is our Q actual, and this formula is valid for every condition. Means पाइप आपकी हॉरिजेंटल रखी हुई हो, पाइप आपकी इंक्लाइंड रखी हुई हो, डिफरेंशियल मैनोमीटर ऐसे सीधे नीचे लगा हुआ हो, या हमारा डिफरेंशियल मैनोमीटर इन्वर्टेड लगा हुआ. दिस फॉर्मूला इज वैलिड इन एवरी कंडीशन. Now, if our pipe is horizontal, then H is equal to X equal to rho m upon rho f minus 1 is equal to P1 upon rho fg minus P2 upon rho fg, as in case of horizontal pipe Z1 is equal to Z2. Now, if our manometer is inverted, means its fitting is like this, its fit is like this, then in that case H equal to X1 minus rho m upon rho f. So this formula is valid in every condition. Only the value of H will vary if the pipe is horizontal. H will be different, as there will be Z1 is equal to Z2, and if our manometer is inverted, then H will be different. So the formula is valid for every condition. This is the formula of Q actual. Now we came to the conclusion that Q actual is equal to coefficient of discharge into A1 A2 under root 2GH upon A1 square minus A2 square. This formula is valid for every conditions of our pipe and the differential manometer. CD is equal to Q actual upon Q theoretical. We can also write Q actual is equal to CD into C into under root H. Here CD is coefficient of discharge, C is constant of Venturi meter, and H is Venturi meter head. C will be A1 A2 under root 2G A1 square minus A2 square. Now let's see some profit of using Venturi meter. Venturi meter is more accurate, as the decrease in the dia is not that early. That we will increase or decrease the dia very smoothly by using Venturi meter. It is having more cost. ये ज़्यादा स्पेस लेता है, टेक मोर स्पेस. क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा होती है. इसमें एक कन्वर्जिंग सेक्शन होता है, एक डाइवर्जिंग सेक्शन होता है, एक फ्लोट होता है, और इसमें
माइनर लॉस कोफिशिएंट बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि जो इसमें डाया चेंज हो रहा है वो बहुत ही स्मूथली हो रहा है। थैंक यू।